सोशल साइंस के सब्जेक्टिव क्वेश्चन। जी हाँ बच्चों, जैक बोर्ड के आज हम क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज इस वीडियो में करवाने वाले हैं, जो 12 फरवरी जो मंडे के फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम होने वाले बच्चों, इसके सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज इस वीडियो में करवाने वाले हैं। इसलिए आप सारे क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और इसके सभी क्वेश्चन को हम लोग फटाफट देखते हैं। देखिए, इसका जो सबसे पहला सवाल है बच्चों 31वां नंबर पे क्या है, वियना कांग्रेस कब और किसके द्वारा आयोजित की गई थी। ठीक है, तो वियना कांग्रेस जो है ये 1815 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के चांसलर मैटरनिख द्वारा आयोजित की गई थी। तो वियना का कांग्रेस कब, 1815 में, और किसके द्वारा आयोजित की गई थी, तो ऑस्ट्रिया के चांसलर मैटरनिख द्वारा आयोजित की गई थी। तो सिंपल है, याद कर लेंगे। अगर अगला बढ़ते हम लोग, अगला सवाल क्या है 32 नंबर में, ब्रिटेन के 2 औद्योगिक शहरों के नाम लिखिए। तो ब्रिटेन के 2 औद्योगिक शहर कौन कौन से हो जाएंगे, लंदन और मैनचेस्टर। ठीक है, लंदन और मैनचेस्टर। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा अच्छे से। अगला सवाल देखिए क्या दिया हुआ है कि भारत में उपजाए जाने वाले किन्हीं 4 रोपण फसलों के नाम लिखे। ठीक है, तो 4 रोपण फसलें नहीं जानते, चाय हो गया, कॉफी, गन्ना, केला, रबड़, ये सब क्या है, रोपण फसल है। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा कि चाय हो गया, कॉफी हो गया, गन्ना, केला, रबड़, ये सारे के सारे क्या है, रोपण फसल है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग 34 नंबर क्या दिया हुआ है, लौह खनिज और अलौह खनिज में अंतर बताइए। ठीक है, तो लौह खनिज और अलौह खनिज क्या है ये आपको बताना है। देखिए, यहाँ पे आपको दो कॉलम खींच लेना है बच्चों। अगर आपका 2 मार्क्स का आएगा तो 2 पॉइंट लिख लेना, अगर 3 नंबर का आएगा तो आप देखिए 3 पॉइंट यहाँ पे लिख दिए, तीनों पॉइंट को आप लिख लेंगे। क्या है, लौह खनिज में, लौह खनिज में कठोरता पाई जाती है। बिल्कुल बच्चों, लौह खनिज में क्या होती है, कठोरता पाई जाती है, मजबूती होती है। और अलौह खनिज में क्या होता है, अलौह खनिज में कठोरता नहीं पाई जाती। एकदम सिंपल है। अरे अंतर याद करना बहुत आसान है बच्चों, एक साइड याद करो, दूसरा साइड ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। लौह खनिज में कठोरता होती है, अलौह खनिज में कठोरता नहीं होती है। ठीक है, इधर देखो, लौह खनिज में प्राय भूरे रंग के होते हैं और अलौह खनिज कई रंगों के होते हैं। लौह खनिज सिर्फ का सिर्फ भूरे रंग का लगभग होता है और अलौह खनिज कई रंगों के होते हैं। सिंपल है। अब तीसरा नंबर, उदाहरण लोहा हो गया, मैग्नीज हो गया, बॉक्साइड आदि, ये सब क्या है, लौह खनिज के उदाहरण है। और इधर देखिए तीसरा नंबर में कि उदाहरण जस्ता हो गया, सीसा, सोना, अबरक आदि, ये सब क्या है, अलौह खनिज के उदाहरण है। तो सिंपल है, उम्मीद है कि आप लोग को याद भी हो गया होगा। अगला सवाल देखिए, नारीवादी आंदोलन क्या है। ठीक है, तो नारीवादी आंदोलन क्या है, आप लोगों को पहले भी बताया, नारीवादी आंदोलन वह आंदोलन होते हैं जो पुरुष और महिलाओं के समान अधिकारों के अवसरों के पक्ष में चलाए जाए। ठीक है, नारीवादी आंदोलन ऐसा आंदोलन है कि जो पुरुष और महिलाओं के समान अधिकारों और अवसरों के पक्ष में चलाया जाए, यही आपका नारी आंदोलन है। चलिए अगला सवाल देखिए क्या है 36 नंबर, कि लोकतंत्र की कोई 2 चुनौतियां लिखें। तो लोकतंत्र की क्या 2 चैलेंजेस है, चुनौती है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए पहला नंबर, लोकतंत्र को वास्तविक रूप कायम रखने और मजबूत करने की चुनौती है ना। लोकतंत्र को वास्तविक रूप और कायम रखने और मजबूत रखने की क्या है, एक चुनौती है, चैलेंजेस है। ठीक है, और दूसरा क्या है यहाँ पे, लोकतांत्रिक व्यवस्था का सभी वर्गों, समूह और इलाकों का विस्तार की चुनौती। ठीक है, मतलब कि लोकतंत्र व्यवस्था का सभी वर्ग, ठीक है, जो भी है, गरीब अमीर जो भी है, सभी वर्ग जितने भी है, ठीक है, सभी क्षेत्र, समूह और इलाका वगैरह सभी का विस्तार करने की एक चुनौती है, एक चैलेंजेस है। बिल्कुल, सभी विस्तार होना तो पॉसिबल नहीं है ना, तो ये एक चुनौती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है, सतत पोषणीय विकास। ठीक है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। सतत पोषणीय विकास यानी कि धारणीय विकास इसको हम लोग कहते हैं, से आप क्या समझते हैं। तो देखिए इसका उत्तर आप लिखिएगा, सतत पोषणीय विकास से अभिप्राय है यह है कि आर्थिक अर्थव्यवस्था का विकास तो हो लेकिन पर्यावरण को क्षति ना पहुंचे तथा आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधन सुरक्षित रहे। सतत पोषणीय विकास ऐसा विकास है जो कि अर्थव्यवस्था का विकास हो लेकिन पर्यावरण को क्षति बिना पहुंचाए, बिना पर्यावरण की क्षति पहुंचाए अगर आप विकास कर रहे हो तो वही आपका सतत पोषणीय विकास है। और आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधन क्या हो, सुरक्षित रह सके। ठीक है, यही इसका सतत पोषणीय विकास है। ठीक है, विकास का मतलब ऐसा नहीं कि सब पेड़ पौधे काट करके और आप वहां पे फैक्ट्री उक्ट्री खोल दो, पूरा ये कर दो, ऐसा नहीं। पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए विकास करना ही सतत पोषणीय विकास है, सिंपल सी लैंग्वेज में। ठीक है, चलो अगला सवाल देखिए आप लोग हम समझा इसलिए देते हैं ना कि अगर आप किसी तरीके से भूल जाओ ना तो मेरा बात याद रहेगा, मेरा बात आपको दिल पे डायरेक्ट जाएगा। ठीक है, और उसे याद रहेगा। ठीक है, चलो तो किसके किसके दिल और दिल कलेजा फेफड़ा में चला गया है मेरा बात,
ठीक है, कमेंट करेंगे। चलिए अगला सवाल, सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी क्या है? ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन क्या है? तो एक देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य सकल घरेलू उत्पाद होता है। जीडीपी अर्थव्यवस्था का विशालता प्रदर्शित करता है। तो जीडीपी समझ में आया कि एक देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो मूल्य होता है वही सकल घरेलू उत्पाद होता है। ठीक है, मतलब एक वर्ष में। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है। 1929 ईस्वी की महामंदी का बंगाल के पटसन पैदा करने वाले लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा? ठीक है, तो पटसन से टाट की बोरियां बनाई जाती थी। ठीक है, पटसन से क्या होती थी? टाट की बोरियां बनाई जाती थी। 1929 की महामंदी के कारण औद्योगिक उत्पादन में भारी कमी हो गई। इसके कारण बोरियां की मांग बहुत घट गई। ठीक है, तो समझ में आया कि पटसन से टाट की बोरियां बनाई जाती है, लेकिन 1929 की जब महामंदी है ना तो औद्योगिक उत्पादन से भारी कमी हो गया, और कमी हो गया जिसके कारण बोरी की मांग क्या हो गई? घट गई। फिर बोरी का डिमांडेड नहीं आने लगा। ठीक है, पटसन की कीमतों में 60% की कमी हो गई। इससे पटसन उगाने वाले किसानों की स्थिति अत्यंत खराब हो गई और वे कर्ज में डूब गए। तो जो पटसन वाले पैदा करने वाले जो किसान थे वो सारे के सारे क्या हो गया? वो अत्यंत उसकी स्थिति, उसकी सिचुएशन खराब हो गई। क्यों? क्योंकि डिमांड कम हो गया ना भाई, डिमांड कम हो गया तो उसकी स्थिति खराब हो गया और वो क्या हो गए? कर्ज में डूब गए। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 19वीं सदी के यूरोप में कुछ उद्योगपति मशीनों की बजाय हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता क्यों देते हैं थे? तो सवाल बोल रहे हैं बच्चों 19वीं सदी के दौरान में यूरोप में कुछ उद्योगपति, ठीक है, जो फैक्ट्री वगैरह चलाते थे, ठीक, उद्योगपति मशीनों की बजाय हाथ में काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता, मतलब कि मशीन उसी यूज नहीं करना चाहते तो बोलते थे कि श्रमिक लोग करें, उसको प्राथमिकता देते थे। ठीक है, मतलब लेबर से काम करवाने के लिए वो प्राथमिकता देते थे। क्यों देते भाई? मशीन तो एक बार में बहुत सारे लोग बहुत सारा काम कर देते, तो मशीन को प्राथमिकता देना चाहिए, लेकिन श्रमिकों को क्यों दे रहा है? ठीक है, तो इसका उत्तर देखिए आप लोग क्वेश्चन जब समझ लेंगे ना तो उम्मीद है कि आप लोग आसानी से लिख दोगे, कोई हार्ड नहीं है। ठीक है, देखिए उद्योगपतियों को श्रमिकों की कमी या वेतन मद में भारी लागत जैसी कोई परेशानी नहीं थी। ठीक है, उन्हें ऐसी मशीनों से कोई दिलचस्पी नहीं थी जिन पर वो बहुत ज़्यादा खर्चे करने वाले थे। देखिए उद्योगपति जो थे, ठीक है, वो श्रमिकों की कमी हो गया या वेतन मद में भारी लागत, ऐसे में कोई परेशान नहीं था। अगर उसको ज़्यादा भी देना पड़ता था ना उद्योगपति श्रमिक लेबर उबर को तो टेंशन नहीं लेता था, लेकिन ये मशीन में उसका कोई दिलचस्पी नहीं था। क्यों? वहाँ पे ज़्यादा खर्चा वो नहीं करना चाहते थे। ठीक है, ये सब चीज़ में। अब देखो दूसरा नंबर क्या है कि जिन उद्योगों के में मौसम के साथ उत्पादन घटता बढ़ता रहता था वहाँ उद्योगपति मशीनों की बजाय मजदूरों को ही काम पर रखना पसंद करते थे। मान लो कि उद्योगपति लोग हैं, ठीक है, अगर मान लो कि मौसम के समय में उत्पादन जो है वो घटता या बढ़ता है तो उस समय क्या है वो लेबर को कम कर देते थे, बढ़ता है तो लेबर को ज़्यादा कर देते, लेकिन मशीन को तो फेंक नहीं ना सकते जी, बस यही कारण था। ठीक है, और भी देखो तीसरा कारण क्या है कि बाजार में अक्सर डिज़ाइन और ख़ास आकारों वाली चीज़ों की मांग रहती थी। इन्हें बताने के लिए यांत्रिक प्रौद्योगिकी का नहीं बल्कि इंसानी निपुणता की ज़रूरत थी। ठीक है, मतलब कि बाजार में डिज़ाइन का बहुत डिमांडेड था, लेकिन यह यांत्रिक प्रौद्योगिकी यानी कि यांत्रिक टेक्नोलॉजी की नहीं, इंसानी निपुणता की ज़रूरत था। इंसान जो बनाता था, इंसान जो हाथ से कढ़ाई करता था वो चीज़ का डिमांडेड था। ठीक है, अच्छा अगला देखिए, उच्च वर्ग के कुलीन और पूंजीपति वर्ग हाथों से बनी चीज़ों को तरजीह देते थे। ठीक है, तवज्जुह देते थे, है ना, और हाथ से बनी चीज़ों को परिष्कार और सुरुचि का प्रतीक माना जाता था। मतलब कि जो उच्च वर्ग के लोग थे, जो कुलीन वर्ग थे, जो पूंजीपति लोग थे, वो लोग हाथ से जो बना चीज़ रहता था ना उस पर ज़्यादा उन लोग ये फोकस करते थे, उन लोग उसको ज़्यादा तवज्जो देते थे। ठीक है, और ये जो हाथ की चीज़ों से जो बनता था उसको सुरुचि का प्रतीक मानते थे वो लोग। ठीक है, एक तरीके से बस इसी कारण से जो उद्योगपति है वो मशीनों की बजाय ये लेबर लोग को, श्रमिकों को प्राथमिकता देते थे। समझ में आया? चलिए अगला सवाल, भारतीय कृषि की मुख्य विशेषता क्या है? ठीक है, तो देखिए क्या क्या विशेषता है वो देखिए। भारत में कृषि के अंतर्गत खाद्यान्नों का उत्पादन अधिक होता है। ठीक है, भारत में जो है ना कृषि के अंतर्गत खाद्यान्नों का उत्पादन, गेहूं चावल का उत्पादन ज़्यादा होता है। कृषि में पशुओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, कृषि में पशुओं की भूमिका बहुत ज़्यादा है। ठीक है, हल बैल जुताई वगैरह
निराई वगैरह सारा सारा पशुओं से होता है। ठीक है, भारतीय कृषि मानसून पर निर्भर है। ठीक है, तो भारतीय कृषि जो है ना वो मानसून पर निर्भर है कि वर्षा होगा तब होगा खेती बाड़ी, नहीं तो फिर सोया जाएगा, है ना। अनेक फसलों का उत्पादन विस्तृत क्षेत्र में होता है, तो बहुत सारे ऐसे फसल है जिसका उत्पादन बड़े क्षेत्रों में होता है ना, जैसे कि धान हो गया, गेहूं हो गया, ये सारे के सारे बहुत ही बड़े क्षेत्र में होते हैं। ठीक है, और क्या विशेषता हो सकता है इसका, तो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान करती है, तो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में इसका भी बहुत बड़ा योगदान होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं लोग, सड़क परिवहन के गुण बताइए। अच्छा, सड़क रोड का क्या गुण है भाई, रोड जो परिवहन है, जो सड़क है, रास्ता जो है, ठीक है, उसका क्या गुण है, उसका क्या लाभ है। ठीक है, सड़क परिवहन, ऐसा सवाल भी आ सकता है, सड़क परिवहन अन्य परिवहन साधनों की तुलना में अधिक उपयोगी क्यों है। ठीक है, चलिए देखते हैं सड़क परिवहन हमारे लिए क्यों उपयोगी है। तो देखिए, परिवहन अन्य साधनों की तुलना में सड़क परिवहन के गुण, क्या गुण है, पहला नंबर, परिवहन के अन्य साधनों की अपेक्षा सड़कों का निर्माण बहुत कम लागत है। मतलब कि परिवहन में क्या क्या आ जाएगा, और भी बहुत सारे परिवहन है, जैसे कि हवाई जहाज हो गया, पानी जहाज हो गया, ठीक है, और ट्रेन हो गया, लेकिन उन सभी का रास्ता बनाने के लिए ज़्यादा खर्च पड़ता है, लेकिन ये जो है ना रास्ता वाला जो सड़क परिवहन है उसमें कम लागत पड़ता है। ठीक है, तो ये इसलिए फ़ायदा हुआ, ठीक है, कि सड़क बनाने में कम लागत लगता है, इसीलिए सड़क परिवहन इजी है। दूसरा पॉइंट, सड़कों का दुर्गम स्थानों पर भी बनाया जा सकता है। ठीक है, मतलब सड़क जो है कहीं पे भी सड़क बनाया जा सकता है, मतलब गली उली सब इधर उधर कट करके बनाया सकता है, लेकिन ट्रेन के लिए स्पेशल बच्चों कोई मार्केट से नहीं घुसाएगा। अगर ट्रेन का पटरी जाएगा तो मार्केट तरफ से नहीं घुसाएगा, उसको साइड ही ले जाएगा। ठीक है, तो वो चीज़ वहाँ नुकसान होता है। ठीक है, अब देखिए तीसरा नंबर, सड़क को नगरों, गांवों, मोहल्लों और गलियों में बनाया जाता है। बिल्कुल, सड़क को नगरों में, गांव में, मोहल्ला, गली वगैरह सब जगह बनाया जाता है, लेकिन बताओ अगर अगर हम दूसरा परिवहन यूज करें, मान लो कि ट्रेन, तो ट्रेन गली गली घुसाएगा, बताओ, नहीं ना घुसाएगा जी। ठीक है, अगर मान लो कि हवाई जहाज करेंगे तो हवाई जहाज गली गली घुसेगा, मोहल्ला वल्ला घुरेगा, गाँव नहीं घूमेगा। ठीक है, तीसरी बात की, अगर पानी, अरे पनिया रहेगा तब ना जी पानी जहाज बनाओगे। ठीक है, पानी वाला रास्ता बनाओगे। चलिए चौथा नंबर, सड़कें छोटी दूरी की यात्रियों और माल परिवहन के लिए उत्तम साधन है। बिल्कुल, सड़क जो है ना छोटी दूरी, जैसे हो गया छोटा मोटा दूरी, वहाँ पे माल परिवहन के लिए उत्तम साधन है ये। ठीक है, माल को इधर उधर से ट्रांसफर करने के लिए। पांचवा पॉइंट क्या है, जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं के लिए सड़क परिवहन एक महत्वपूर्ण साधन है। मतलब कि जो जल्दी खराब हो जाता है जो वस्तु, मान लो टमाटर वमाटर जो भी है, तो उसके लिए सड़क परिवहन एक बहुत ही अच्छा साधन है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, क्या है, सामाजिक विभाजन अधिकांशता जन्म पर आधारित होता है। ठीक है, तो सामाजिक जो विभाजन है वो अधिकांशतः जन्म पर आधारित होता है, कैसे होता है। ठीक है, तो देखिए, व्यक्ति किसी वर्ग, जाति, धर्म और समुदाय में जन्म लेता है, तो कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म में, कोई भी जाति में, कोई भी समुदाय में जन्म लेता है। ठीक है, यह उसके वश में नहीं होता है। ठीक है, आप चाहते हो कि हम ये जाति में जन्म लेंगे, हम ये समुदाय में जन्म लेंगे, हम ये वर्ग में हम अमीर बनेंगे, अमीर जन्म लेंगे, ऐसा नहीं है। वो अपने वश में नहीं होता है, उसको जिसमें आना होता है वो आता है। मतलब कि जो है व्यक्ति किसी भी वर्ग में, समुदाय में जन्म लेता है, वो उसके वश में नहीं होता है। वह जिस समुदाय, धर्म, जाति के समाज में जन्म लेता है वह उसी का सदस्य माना जाता है। तो जो व्यक्ति जिस समाज में वो जन्म लेता है तो उसी सदस्य माना जाता है वहीं का। लेकिन यह पहचान विभाजनकारी हो या आवश्यक नहीं। ठीक है, जन्म के आधार पर व्यक्ति के अलग अलग सामुदायिक पहचान हो सकती है। ठीक है, लेकिन व्यक्ति अपने पेशे, सांस्कृतिक गतिविधियों और रहन सहन आधार पर अनेक सामाजिक समूहों का निर्माण करता है। तो जैसे मान लो कि अगर गरीब घर में कोई पैदा हुआ है, ठीक है, अगर उसका पेशा अलग हो जाएगा, मान लो बड़ा होकर के, उसकी सांस्कृतिक, उसका कल्चर, उसका एक्टिविटी, गतिविधियां, रहन सहन सारा अगर चेंज हो गया तो वहाँ से अलग हो जाएगा वो। जो जन्म पर आधारित नहीं होते, ये सारे के सारे चीज़ है जन्म पर आधारित नहीं होता है ऐसा। ठीक है, अगर आपकी गतिविधि चेंज हुआ, आपके सांस्कृतिक चेंज हुआ, आपका पेशा चेंज हुआ, तो वहाँ से आपका जन्म पर आधारित नहीं होता है। वास्तव में सामाजिक विभाजन अधिकांशतः जन्म पर आधारित ना होकर आर्थिक विषमताओं, आपसी हितों के टकराव, अन्याय, भेदभाव आदि के कारण होते हैं। तो जो सामाजिक विभाजन होता है ना, तो ये जन्म के आधार पर हम नहीं कह सकते। ये किस कारण होता है, तो ये आर्थिक विषमताओं के कारण, कोई गरीब है कोई अमीर है, आपसी हितों के टकराव, अन्याय, ठीक है, भेदभाव के कारण होते हैं। समझ में आ गया। चलिए अगला सवाल, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की क्यों जरूरत है। तो लोकतंत्र में राजनीतिक दल जो है, पॉलिटिकल पार्टी का क्यों जरूरत है वो देखिए। देखिए 3 पॉइंट हम लिखे हैं, तीनों पॉइंट को आप लिखेंगे, अंदर में आप थोड़ा सा अपने से लिख सकोगे, लेकिन पॉइंट को सही सही लिखना। ठीक है,
राजनीतिक प्रशिक्षक, दूसरा पॉइंट है लोकतंत्र का आधार और तीसरा पॉइंट है संविधान में विश्वास। ठीक है, तो देखिए एक बार पढ़ देते हैं। राजनीतिक दल जनता के लिए राजनीतिक प्रशिक्षक के रूप में कार्य करते हैं। राजनीतिक जो दल है ना, ये जनता के लिए राजनीतिक प्रशिक्षक का काम करते हैं, मतलब एक तरीके से शिक्षक है वो। ठीक है, इससे जनता की राजनीतिक भागीदारी में वृद्धि होती है। दूसरा पॉइंट क्या है, लोकतंत्र का आधार। राजनीतिक दल लोकतंत्र की सफलता का मार्ग प्रशस्त करते हैं। राजनीतिक दलों के बिना लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती है। अगर राजनीतिक दल नहीं है तो लोकतंत्र की आप कल्पना कर ही नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते उसके बारे में। ठीक है, चलिए लास्ट है, देख लीजिए इसका। प्रत्येक राजनीतिक दल का संविधान और संवैधानिक तरीके से अडिग विश्वास होता है। वे चुनाव परिणामों को स्वीकार करते हैं, भली उसके पक्ष में नहीं हो। वे चुनाव पर विश्वास रखते हैं और चुनाव के माध्यम से सत्ता प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। समझ में आया? ठीक है, तो ये था आप लोग का 3 पॉइंट, तीनों पॉइंट को अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, चलिए ये सवाल है आपका, 2 सवाल और बचा हुआ है, दोनों सवाल को हम आपको करवा देते हैं। ठीक है, वीडियो को उससे पहले आप लाइक कर देंगे। ठीक है, एक बार। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो, और समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, क्योंकि आप लोग अगर समझ जाओगे ना तो कम से कम कुछ तो लिख करके आओगे ना जी, क्योंकि टाइम तो बर्बाद कर ही दिए हो। ठीक है, बात ऐसा है कि नहीं, टाइम तो पहले से बर्बाद कर दिया, अभी तो बस यही सोच रहे हो काश हम शुरू से पढ़े होते, पछता रहे हो ना। ठीक है, तो कम से कम शुरू से पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो आप 11 में जाओगे तो अच्छे से पढ़ना, शुरू से पढ़ना। ठीक है, देखिए कंपटीशन बहुत हार्ड हो चुका है, अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो बस ठेलते चलोगे इधर उधर। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान देना है और अच्छे से पढ़ाई करना है। क्या है, और आपको एक ही चीज़ सोचना है, ना वफा होगी ना वफा की बात होगी, अब मोहब्बत जिससे भी होगी एग्जाम के बाद होगी। ठीक है, चलिए सवाल, भारत में तृतीयक क्षेत्रक के महत्व के कारण बताएं। तो तृतीयक क्षेत्रक, भारत में जो तृतीयक क्षेत्रक है, प्राथमिक द्वितीय तृतीयक, तो तृतीयक क्षेत्रक का क्या महत्व है, क्या रोल है, वो चीज़ आपको बताना है। चलिए, आपका सवाल ऐसे भी हो सकता है, भारत में तृतीयक क्षेत्र के अधिक महत्वपूर्ण क्यों हो गया है, इसके बारे में बताएं। और आपका ऐसा भी सवाल हो सकता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास में तृतीयक क्षेत्रक की महत्वपूर्ण भूमिका, मतलब कि तृतीयक क्षेत्रक कोई भी आ जाए, आपको यही आंसर लिखना है। ठीक है, देखिए इसका आंसर क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में तृतीयक क्षेत्र अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। ठीक है, तृतीयक क्षेत्र आधुनिक अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। बिल्कुल, इसके बिना प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र का विकास अधूरा है। इसके महत्व निम्नलिखित तर्क से दिए जाते हैं। बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, जो तृतीयक क्षेत्रक है ना, जो तृतीयक क्षेत्रक है वो प्राथमिक क्षेत्रक और द्वितीयक क्षेत्रक का समझ लो कि संपूरक का काम करता है वो, मतलब कि अगर तृतीयक क्षेत्रक नहीं रहता तो प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रक क्या हो जाता, अधूरा हो जाता है। जैसे मान लो कि आप मान लो कि गन्ना उपजाए। ठीक है, क्या किए, गन्ना मतलब कतारी। ठीक है, आप उपजाए। ठीक है, इसको क्या किए, तो गन्ना उपजाए तो ये प्राथमिक क्षेत्रक में हो गया। अब मान लो कि उसको द्वितीयक क्षेत्र में देना होगा तो कहाँ चल जाएगा, फैक्ट्री में, तो वहाँ चीनी बनेगा। और भैया चीनी तो बन गया, अब चीनी बन गया तो उसको कहीं तो बेचना पड़ेगा ना, कि खाली चीनी भर के घर में रख दोगे, ऐसा नहीं ना करोगे। तो क्या करोगे, चीनी को कहीं बेचोगे, तो उसको तृतीयक क्षेत्र में लाओगे कि नहीं, परिवहन करोगे कि नहीं, उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करोगे कि नहीं, बिल्कुल। ठीक है, तो इसीलिए जो तृतीयक क्षेत्र अगर नहीं होता तो प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र क्या होता, आधा होता, अधूरा होता। चलिए इसका पॉइंट में आप लिख लेंगे कि प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रक की उत्पादित वस्तुओं का वितरण तृतीयक क्षेत्रक द्वारा उपलब्ध परिवहन व्यवस्था पर निर्भर करती है। बिल्कुल, मतलब प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्रक के जो उत्पादित वस्तु होती है, जो प्रोडक्शन होता है, जो वस्तु उत्पादन किया जाता है, उसको तृतीयक क्षेत्रक के द्वारा क्या होता है, परिवहन किया जाता है। सिंपल है। उसके बाद वस्तुओं के त्वरित हस्तांतरण के संचार की प्रमुख भूमिका होती है, जो तृतीयक क्षेत्र का विषय है। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखेंगे, तृतीयक क्षेत्रक व्यापार के लिए अवसंरचनात्मक आधार प्रदान करता है। ठीक है, और राष्ट्रीय आय में सेवा क्षेत्रक के योगदान में लगातार वृद्धि हो रही है। ठीक है, ये तृतीयक क्षेत्रक को सेवा क्षेत्र के भी नाम से जानते हैं, आप लोग को पता होगा। ठीक है, और ये जो है ना, ये जो है ये राष्ट्रीय आय में बहुत ही बड़ा योगदान दे रही है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं लास्ट सवाल। ठीक है, क्या है लास्ट सवाल, कि एक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका की विवेचना करें। तो किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और मुख्य कार्य वस्तुओं और सेवाओं के विनिमय को व्यवहारिक रूप से सरल बनाना है। मतलब कि मुद्रा का क्या भूमिका है भाई, मुद्रा का क्या रोल है आपकी अर्थव्यवस्था पे। ठीक है, तो मुद्रा जो है ना, एक भी कोई भी चीज को हम लोग विनिमय वस्तु का विनिमय, मतलब कि खरीदने और बेचने में व्यवहारिक रूप से क्या होता है, सरल बनाता है वो। बिल्कुल, अर्थात खरीद बिक्री के लिए एक सरल माध्यम के रूप कार्य करना है। ठीक है, व्यापारिक गतिविधियां के संचालन के वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य निर्धारण आवश्यक होता है, यह कार्य मुद्रा के द्वारा होता है। तो मुद्रा क्या करता है, कोई भी चीज को, वस्तुओं को खरीदने या बेचने में सरल बनाता है व्यवहारिक रूप से। ठीक है, तो ये सारे को अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, तो ये तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग का सारे सब्जेक्टिव सवाल। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है,
और बहुत सारे क्वेश्चन आपको याद होंगे, बहुत सारे आप लोग को नहीं याद होंगे, जो कि क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता होगा। लेकिन आज हम जो बताएं तो उम्मीद है कि आप लोग को क्वेश्चन पढ़ना समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन कैसे पढ़ा जाता है और उसका मतलब क्या होता है, ठीक है, वो समझ में आ गया हो। ठीक है, तो अच्छा लगा वीडियो तो कमेंट एक प्यारा से ज़रूर करना, ठीक है। और वीडियो को क्या करना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कर देगा तन, ठीक है, जो भी क्लास 10th में होंगे, जो भी तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है, जो 12 फरवरी को आप एग्जाम देने वाले होंगे। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।